हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे हम पहले बात करेंगे जो पार्लियामेंट में एक बहुत अहम सेशन हो रहा है और इसी हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं। ये पहला कोई ऐसा मौका नहीं है जब भी पार्लियामेंट का एक सेशन होता है, कोई अहम बिल्स पास होने होते हैं तो इस तरह की इत्तलात जो हैं कि इत्तेहादियों की कोई शिकायत हैं तो पार्टी के अपने जो लोग हैं और पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उनके भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस तरह का ज़िक्र हमेशा ही होता है। आज भी कुछ इसी हवाले से वाक़यात हुए कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत में जो पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हो रहा था उसमें वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक साहब और वज़ीर आज़म के दरमियान कहा जा रहा है कि तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परवेज़ खटक साहब ने यह एतराज़ उठाया कि जब खैबर पख्तूनख्वा ख़ुद गैस पैदा करता है, सूबा जो है उसमें बहुत एक बड़ी अमाउंट, तो फिर भी जो नए गैस कनेक्शंस हैं वो क्यों नहीं दिए जाते खैबर पख्तूनख्वा में। और अगर हुकूमत का यही रवैया रहा, मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं, तो परवेज़ खटक साहब ने ये कहा कि वो और खैबर पख्तूनख्वा से जो ताल्लुक़ रखने वाले अरकान हैं वो ऐवान में वोट नहीं दे पाएंगे जमात को। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो बात थी ये इतनी बढ़ गई कि वज़ीर आज़म साहब ने ये जवाब दिया कि अगर परवेज़ खटक साहब को और बाकी पार्टी के जो अरकान हैं वो वज़ीर आज़म साहब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं तो वो हुकूमत अपोजिशन को देने के लिए तैयार है। मीडिया ज़राए का मज़ीद ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म साहब ने परवेज़ खटक साहब को ये भी कहा कि वो इन सब को ब्लैकमेल कर रहे हैं जो किसी तौर से भी काबिल कबूल नहीं है। ज़राए के मुताबिक ये जो तल्ख़ कलामी थी इसके बाद माहौल जो था इजलास का वो काफ़ी कशीदा हो गया और वज़ीर आज़म साहब जो सोच रहे थे या जो प्लान था कि वो बात करेंगे मीटिंग्स के में पार्लियामेंट्री मेंबर्स से बिल के ऊपर, फाइनेंस बिल के ऊपर, वो ये तफसील से बात ना कर पाए। बाद में परवेज़ खटक साहब ने ऑब्वियसली बहुत इसकी वजाहत दी और उन्होंने ये भी कहा कि कोई उनकी तल्ख़ कलामी वज़ीर आज़म से नहीं हुई थी और उन्होंने कहा कि पार्टी का अंदरूनी मामला था, डिस्कशंस होती हैं, गैस के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने सिर्फ इस मामले को हाईलाइट किया। मगर ऑब्वियसली बहुत इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि आज ये ख़बर तल्ख़ कलामी की एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब वैसे ही मीडिया पे बहुत ये डिस्कशन हो रही है कि इत्तेहादी भी पार्टी से शायद खुश नहीं है, इस बिल के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो पार्टी के अरकान हैं उनका भी कुछ यही रवैया है। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुसन्निफ़ हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं उवैस तौहीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी उवैस साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। किस तरह देख रहे हैं आप सर ये जो आज रिपोर्ट्स आई हैं जिसके अंदर ये बात भी हुई, कहा जाता है कि ऑब्वियसली परवेज़ खटक साहब एट वन पॉइंट मीटिंग से बाहर भी निकले, बाद में उन्होंने उसको कवर अप भी करने की कोशिश की, उनका मैं सिर्फ एक सिगरेट ब्रेक पे आया हुआ था, बट ऑब्वियसली जो कयास आई है और जो डिस्कशन है टीवी चैनल्स पे और मीडिया में जनरली वो तो यही है कि काफ़ी सख्त बातें हुई हैं। Thank you. Being a former smoker, I have quit smoking now for 5 years. तो आपको सिगरेट की ज़रूरत उस वक्त होती है जब आपके जहन पर बोझ हो, और जहन पर बोझ होगा परवेज़ खटक साहब के तो जब ही वो इजलास से बाहर आए और उन्होंने ये बात की अपने मीडिया टॉक के अंदर कि मैंने हक की बात की, अपने हक की बात की। उन्होंने, जिस तरह मैं देख रहा हूँ, उन्होंने हमाद अजहर साहब के कंधे पर बंदूक रख के और फायर कर दिए और हदफ जाहिर बात है कि इमरान खान साहब को बनाया। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा सबसे पहले 2013 में किसने मैनेज किया सारी टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन,
alliances, کیا لینا ہے کیا دینا ہے, کون سی کانسٹیٹوینسی, وہ خٹک صاحب نے پھر 2018 کے اندر تو ظاہری بات ہے کہ خٹک صاحب کو ناراضگی تو ہے کہ آپ نے ان کو چیف منسٹر کے بجائے محمود خان صاحب کو بنایا, اور محمود خان صاحب کی اب جب ناکام ہو گئی, آپ نے خیبر پختونخوا کی اس پوری جو بساط ہے, جو ہوم وکٹ پہ آپ کو شکست ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے, تو اب آپ نے مجھے واپس وہاں پہ رکھ دیا ہے. تو ایک تو پرانے سارے تانے تشنے جو ہیں انہوں نے وہ کندھے میں بندوق رکھ کیا. اس سے اگر نتیجہ اخذ کر لیں ہم کہ گھر میں تقسیم ہو گئی ہے, تو مجھے لگتا ہے ایسی بات نہیں ہے, یہ شور شرابہ ہے اور گھر کے بگاڑ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. بالکل صحیح سر. زاہد صاحب, آپ اویس صاحب کی بات سے یہ اتفاق کریں گے کہ بس کچھ پرانے گلے تھے پرویز خٹک صاحب کو, کچھ شکایات تھیں تو انہوں نے سوچا موقع اچھا ہے, کیونکہ جنرلی پارلیمنٹیرینز جو ہیں خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے, وہ جب ایسی لیجسلیشن اہم ہوتی ہے یا بجٹ ہوتا ہے تو ان کو شاید اسی وقت موقع ملتا ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب پہ جتنا دباؤ ڈال لیں یا اپنے غصے کا اظہار کر لیں. سو یو تھنک آپ اتفاق کریں گے ان سے؟ دیکھیں, یہ بات تو صحیح ہے کہ وزیر اعظم بہت ہی کم اس قسم کے اجلاس میں آتے ہیں اور بہت کم موقع ملتا ہے کہ جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں کہ ان سے براہ راست بات کر سکیں. ایک تو یہ بات ہے کہ جب اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو پھر لوگ اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں اسی طرح سے. لیکن ایک اور بات بھی جو کہ ہم اس کے پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں, 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں پارٹی کے لیے سب کچھ اچھا نہیں ہے, اور خاص طور پہ جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوئے ہیں جس کے نتائج جو ہے جو یقین طور پہ بہت اچھے نہیں ہیں اس کے لیے پی ٹی آئی کے لیے, تو اس کا ایک بھی اثر ایک بن کے آتا ہے, اور ایک عوام کے اندر بہت سارے ایک سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں, ان کے ووٹرز پہ بھی سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ جو خود معاشی صورتحال اس وقت ہے اس ملک میں. تو یقینی بات یہ ہے کہ جب یہ خٹک صاحب جو ہیں مطلب ایک وہاں کے دیکھا جائے تو سب سے ایک مضبوط جو وہاں ہیں شخصیت ہے پی ٹی آئی کے, تو ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے جو ہے کس طرح سے وہاں کے جو سپورٹرز ہیں ان کے اندر خود بھی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دنوں پہلے 3-4 چیزیں بہت اہم تھی. ایک تو ان کے بھائی, سگے بھائی, وہ شامل ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی میں. آج پھر کل خبر آئی ہے کہ 2 ان کے بھانجے جو ہیں وہ پی ایم ایل این میں شامل ہو گئے. تو اس میں یہ کہ ایک فیملی کے اندر تمام چیزیں جب ہو رہی ہیں تو میرا خیال یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو نظر آ رہی ہیں, تو میرا خیال اس کو سوال کو اٹھایا ضرور ہوگا خٹک صاحب نے, اور میرا خیال یہ کہ اس پہ سخت کلامی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس سے یہ نہیں اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو ہے وہ پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. وہ ابھی نہیں ہوگی, کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے. یقینی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں پارٹی جو ڈیلیور نہیں کر سکی ہے اس کا جو ہے یہ جو کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کرنے والے ہیں وہ ان کو ادراک ہوتا ہے, وہ اپنے جو ہے جو ووٹرز ہیں ان کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت یہ امید کرنا کہ کوئی فارورڈ بلاک بن جائے گا اور پی ٹی آئی کی حکومت گر جائے گی, میرے خیال وہ اس کو یعنی یہ ساری چیزیں قبل وقت ہے. اویس صاحب, زاہد صاحب تو ذرا ایک بڑی سٹیبل سی پکچر پینٹ کریں ان سم ویز, بیکاز بہت جیسے خود انہوں نے ذکر کیا آج کل بہت قیاس سرائی ہو رہی ہے, بار بار یہ بات ڈسکشن ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اب دن جو ہیں وہ کم رہ گئے ہیں. تو اس طرح کا جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے, کوئی کوئی ناراض ممبر سامنے آ جاتا ہے, کوئی بائی الیکشن پی ٹی آئی ہارتی ہے, تو بات شروع ہو جاتی ہے. اوبیسلی پی ایم ایل این جو ہے وہ ہوا بھی دے رہی ہے. آپ سر اس ساری قائد کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہت ذکر بھی ہو رہا ہے پی ایم ایل این کی ڈیل کا. عارفہ, آپ زاہد صاحب اور خود ہم تینوں اسلام آباد میں بہت دہائیوں سے نہیں رہ رہے ہیں, لیکن جو دہائیوں سے ہم نے وہاں پہ آبزرو کیا ہے وہ ہر سال دوسرے سال جو ہے حکومت جانے تو سازشی تحریریاں تو بہت ہوتی ہے, اور کوریڈور آف پاور جو ہے ان کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ میڈیا پہ وہ طاری کر لیں یہ سازشی تحریریاں, اور میڈیا پرسنل بھی جو ہیں وہ یہ پورا کنزیوم کر دیتے ہیں اپنی انرجی, اور پھر ایشوز فنڈامنٹل ایشوز پہ بحث ختم ہو جاتی ہے اور ایک ریالٹی شو رہتا ہے. تو یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ گھر میں بگاڑ ہے اور اس کا ایک پس منظر ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکتوبر میں جو ایک معاملہ ہوا تعیناتی پر تقرری پہ ایک تنازع ایک کھڑا ہو گیا اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ہاؤس کے درمیان, اس سے کافی جو
इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के तहरीक इंसाफ के माबैन एक ट्रस्ट को ठेस पहुंची, साख को ठेस पहुंची। और फिर मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि बिला जरूरत और अब जो है ना कंधे मिलेंगे ना सपोर्ट मिलेगी, आपके मसले, आपका आंगन, आपके मसले, आपका दामन। तो अब हमें जो कमजोर, जो अंदरूनी तौर पे कमजोरियां हैं, जो डिपेंडेंस जो थी तहरीक इंसाफ की, अब वो दरारें आपको अंदर नजर आ रही हैं कि केपी के अंदर शिकस्त है, जिस तरह जाहिद साहब भी बात कर रहे थे, जिस तरह आप अपने इब्तिदाई में कह रहे थे। और फिर दूसरा, अब पंजाब के अंदर होगा तो वहां पे होगा। अब मुझे आपके सवाल का अगर मैं एग्जैक्ट जवाब दूं तो मुझे इस वजह से नहीं लगता कि इन मसाइल के साथ कौन सी अपोजिशन जमात या उनका अलायंस इस इक़्तिदार को लेने के लिए आगे आएगा और साल के बाद फिर इलेक्शन में इन मसाइल के बयानिए के साथ कैसे इलेक्शन लड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एनीथिंग इज पॉसिबल, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स आई बिलीव आरफा कि नून लीग जो है वो ये नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी अपनी सफाराइयां कर रहे हैं और साथ में चोटें पहुंचा रहे हैं, इनको दीवार से लगा रहे हैं हुकूमत को, और वो मलबे तले एक आई हुई है मसाइल की। यानी कि अब इमरान खान साहब बिल्कुल सही सर, समंदर के मुश्किलात के समंदर के अंदर तैर रहे हैं। IMF के सख्त शराइत हैं, महंगाई सही सर जी। सर यहाँ ब्रेक लेनी है, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और एक से वापस आएंगे, अपने दो मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जाहिद हुसैन साहब से और वैस तौहीद साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो इस वक्त हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं और ख़ास तौर पे जो पार्टी के अंदर से आवाज़ें अब आ रही हैं विद द काइंड ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस, ख़ास तौर पे जो हुकूमत को दरपेश हैं। जी जाहिद साहब, सर वैस साहब ने जो बात की कि हुकूमत की जो गलतियां वो तो एक तरफ, मगर शायद उनकी किस्मत या यू नो व्हाट इज़ वर्किंग फॉर देम इज़ द फैक्ट कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि कोई और पार्टी शायद यू नो इस वक्त पावर एक्सेप्ट भी ना करना चाहे। आपके ख्याल में भी सर यही इमरान खान के हक में एक ही अब फैक्टर रह गया है? नहीं, और भी फैक्टर है, लेकिन एक बात आरफा थोड़ा समझना चाहिए। हम इस वक्त बात कर रहे हैं परवेज खटक की। परवेज खटक का जरा देख लें कि वो एक कोई उस किस्म के मेंबर नहीं है जो कि इमरान खान के सामने बोले नहीं, या उनके परवेज खटक उन लोगों में से हैं जो कि पार्टी में बहुत पहले शामिल हुए थे। उनकी अपनी एक हैसियत है वहाँ की सियासत में, वो हर पार्टी में रह चुके हैं वहाँ पे, और हुकूमत में भी रह चुके हैं। दूसरी बात ये थी कि वो हैं उसमें मेरे ख्याल चंद लोगों में से हैं PTI के वो कि इमरान खान के सामने बात कर सकते हैं, करते रहे, और इसी वजह से उनको मेरा ख्याल ये है कि जो इनको वजारत आला नहीं मिली थी उसकी वजह भी यही थी कि इमरान खान कहते थे कि वो मेरी बात नहीं सुनता है। तो मतलब ये कि एक चीज़ तो है, लेकिन और जो आजकल जो पार्टी की सूरत हाल है उसमें ये तमाम चीज़ें उभरना लाजमी हैं, जो इख्तलाफात नज़र आते हैं, और लोगों को एक लिहाज से जो पार्टी के सारे लोग ये फील कर रहे हैं कि अवाम के अंदर जो है एक बेचैनी पाई जाती है, तो उसका इजहार ज़रूर हुआ होगा और उसी मेरे ख्याल कुछ तेज़ी भी आई होगी उसमें, इससे मुझे इनकार नहीं है। लेकिन अब उसके बाद जो बात हो रही है कि अब पार्टी टूट फूट जाएगी, वो सही नहीं है। देखिए बात यह है कि इन सब के स्टेक भी पार्टी के साथ हैं। सियासत में अगर आप देखें तो ये हमें पाकिस्तान की तारीख में बहुत एक ऐसे मौके मिले हैं जहां पार्टी के अंदर, खासतौर हुक्मरान पार्टी के अंदर धड़ेबंदी हुई है, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बने। लेकिन हम सब जानते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनते कैसे हैं और कैसे कौन बनाता है। तो वो सूरत हाल अभी हमें नजर नहीं आती है कि किसी को जो है ये कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट गिरानी है तो वहां पे जो है एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, तो वो उस चीज के कोई आसार नजर नहीं आते हैं। ये रहेगा पार्टी के अंदर, इलेक्शन तक भी रहेगा, और लोग अपने अपनी जो है जो पावर है वो उसको दिखाने। जाहिद साहब, क्या आपके ख्याल में अगर जब इलेक्शंस जब भी कॉल होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि अभी हो या 6 महीने बाद हो या 2 साल बाद हो,
तब भी हमें पार्टी के अंदर आपके ख्याल में टूट फूट नहीं नजर आएगी, या दैट इज द टाइम वेयर वी विल सी इट? देखिए उस वक्त ये जरूर होगा कि कुछ लोग इख्तिलाफ की वजह से हट जाएंगे, लेकिन देखिए एक और बात भी होती है कि अब जो पाकिस्तान की सियासत है और इस वक्त जो पोलराइजेशन है, फर्ज कीजिए आप सिर्फ केपी की मिसाल देख लें, केपी में बहुत सारे मिसाइल होंगे, बहुत सारे इख्तिलाफात भी पार्टी के, हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हैं, तो लेकिन उसमें यही बात आती है कि जब एट द एंड ऑफ द डे इनकी जो है वो किस पार्टी में जाएंगे, वो आप मुझे बताइए कि वो भी एक सवाल पैदा होता है। क्या उनके पास कौन से ऑप्शंस होते हैं, वो भी पैदा होता है सवाल। तो इतना आसान नहीं होगा कि पार्टी टूट फूट जाएगी। मेरे ख्याल इख्तिलाफ का इजहार भी होगा और उसमें जो है उसकी वजह से कुछ ना कुछ जो है इस किस्म के वाक़यात जो है अभी हम लोकल बॉडीज के इलेक्शन में देखते हैं वो नताइज भी निकलेंगे, लेकिन अभी कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि इलेक्शन या इलेक्शन से पहले जो है कोई पार्टी में कोई बड़ा धड़ीबंदी हो जाएगी या कोई टूट फूट हो जाएगी, ये नहीं होगा। उवैस साहब, जो जाहिद साहब बात कर रहे हैं इससे तो फिर लगता है कि ये जो सारी हम बातें सुन रहे हैं PMLN के हवाले से और कोई डील के हवाले से, इनमें तो फिर लगता है कि कोई सच्चाई नहीं है, अगर जाहिद साहब का जो तज्जिया है उसको लेके हम आगे चलें तो। नहीं, जाहिर बात है जाहिद साहब का जो पर्सपेक्टिव है उसके अंदर ही चीज को अगर हम आगे देखें, देखिए एक सफर है और साल सवा साल का, और वो मुश्किल तरीन सफर है खान साहब का। अब जो है एक, जब मैं पहले कह रहा था कि बिगाड़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, घर के अंदर बिगाड़ को, या एक जो आंगन है उसके अंदर मसले मसाइल इतने ज्यादा जमा हो गए हैं कि आवाजें गूंजना शुरू हो गई हैं एक ही फैमिली के अंदर, तो फिर जाहिर बात है कि वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल in the house of Khan. सर मसले मसाइल किस तरह के हैं? वैसा if I could just ask you this, कि सर मसले मसाइल क्या है? इमरान खान साहब मिलते नहीं है लोगों को, लोगों की शिकायत है, या इकोनॉमिक हैंडलिंग जो है उसकी वजह से, जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से लोगों की शिकायत है? मसले क्या है पार्टी में? अरफा ओवरऑल देखिए ना, अगर मसले हम शुरू करें, 4 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, 4 फाइनेंस मिनिस्टर, अभी तक खबर नहीं है हफीज शेख ने क्या किया, अच्छा किया बुरा किया, कहां पर हैं। अब शौकत तरीन साहब आ गए हैं, सारे मुस्तार किए हुए लोग नहीं हैं, ना जुडिशल रिफॉर्म्स हुई, ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई, ना लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स हुई, ना पुलिस रिफॉर्म्स हुई, ना सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स हुई। डॉक्टर इशरत साहब 2.5 साल के बाद रवाना हुए इस्लामाबाद से। कहने का मकसद ये है, टू बिगिन विद कोई चीज कोई सॉर्ट आउट हुई हो तो फिर बात है ना, सेहत कार्ड यस, एक पॉजिटिव कोविड का हैंडलिंग वी कैन से दैट यस, कि एक अच्छी एफर्ट हुई फिर। लेकिन हम आगे चल के देखें तो क्या हुआ, ये क्वार्टरली बेसिस पे रहने की हुकूमत है कि जी अगले 3 महीने हमारे मसले हैं, तो 3 महीने तो मिनी बजट अब आएगा, मिनी बजट के बाद अब मजाक बनाया हुआ, उसके बाद फिर बजट के ऊपर शोर शराबा हुआ, फिर आर्मी चीफ की नॉमिनेशन है वो मसला आएगा, उसके बाद इलेक्टोरल लिस्ट बनेगी और उसके बाद फिर इलेक्शन का साल आ जाएगा। खान साहब के पास क्या ऐसी परफॉर्मेंस या गवर्नेंस का बयानिया होगा जिसको लेके वो अगले इलेक्शन पे जाएंगे? तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप शायद थोड़ा तगड़ा हो जाए, जरदारी साहब मसल पावर और जाहिद साहब बड़ी अहम बात की है उवैस तौहीद साहब ने, जो उन्होंने जिक्र किया है आर्मी चीफ की नॉमिनेशन का, क्या वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा वजीर आजम के लिए? यकीनी बात यह कि पाकिस्तान की सियासत में जो आर्मी चीफ का जो भी तकर्री होती है वो सियासत पे बहुत ज़्यादा एक उसका असर पड़ता है, और उसका एक जो डिसीजन होती है हमारे यहाँ कुछ एग्जैजरेशन भी होती है, लेकिन एक हकीकत भी है कि वो एक बहुत बड़ा जो है एक सियासी एक वो बन के आता है कि उसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान की सियासत में। मैं तो कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में आर्मी की जो अपनी पोजीशन है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन एक एग्जैजरेटेड वो भी बात आती है कि एक कौन सा बनेगा चीफ और उसकी वजह से चीज़ें पूरी तब्दील हो जाएंगी। वो ऐसा नहीं होता है। मेरा ख्याल ये है कि उससे पहले कयास आराइयाँ होती हैं। हम जानते हैं कि जब भी पाकिस्तान के जो कुछ भी हुआ है, आर्मी एज ए इंस्टीट्यूशन वर्क करती है, चाहे हुकूमत के साथ हो या हुकूमत के खिलाफ हो। शख्सियात की जो है वो उसमें एक हद तक आती है बात कि बाद जो है उनकी अपनी एक हैसियत भी होती है, लेकिन ये कि एक इंस्टीट्यूशन को जो देखते हैं। अब ये सूरत हाल बन के आती है कि ये एक बहुत बड़ा वो बन के आ रहा है कि नवंबर में
कौन वज़ीर आज़म होगा जो कि वो क्लास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि कुछ है, ये मसला तो होगा, लेकिन मसला ये है कि वो उसकी बुनियाद नहीं हो सकती है कि बहुत सारी कोई तब्दीलियां आ जाएं उससे पहले कि किसको। अब मसला ये है कि कोई तकरीरी करेगा, चाहे इमरान खान हो, चाहे XYZ हो, कोई भी होगा। मतलब ये है कि क्या उससे कोई तो वैसा जाहिद साहब तो मुझे लगता है कि कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब नवंबर में होंगे और शायद कोई और फैसले करेगा। आप इत्तेफाक करेंगे सर? जी 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 जाहिद साहब मुकम्मल कीजिए। जी जाहिद साहब, जी सॉरी माफ करिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? XYZ जो भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन होगा, यानी मैं कह रहा हूँ फैसला जो है अच्छा ओके। हाँ जी आरफा, देखिए मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एग्जरेटेड होता है, मीडिया पे भी इशू बनता है, कुछ सदाकत भी होती है। राइट शरीफ साहब का मामला देख लें, कियानी साहब का मामला देख लें, मेमो गेट देख लें, और फिर और उससे पीछे जाएं। तो अब मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे ऐसा ना हो और एक सहल तरीके से हो। मीडिया भी उसके ऊपर एक इशू बनाता है, हुकूमत के मुशीरान और वुज़रा अननेसेसरीली बयानात भी देना शुरू कर देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को एक चीज ये बावर रखनी चाहिए, एक चीज पे बहुत ज्यादा उन्हें दे शुड बी कॉशियस अबाउट इट, कि जब भी पॉलिटिकल स्फेयर में या पब्लिक स्फेयर में उनका नाम आएगा, उनके अमाल आएंगे, उनकी तो फिर इमेज को उनके ठेस पहुंचेगी। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक डिस्टेंस पे हो। मुझे इस तरह अब तस्वीर सामने नहीं आ रही हैं, टूर्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, दैट्स अ गुड साइन एंड आई पर्सनली थिंक। लेकिन इस पूरे उसके बाद खान साहब की मुश्किलात तो अपनी जगह पे हैं। जो वादे किए थे, जो तवक्कुआत थी, वो तो कहीं पूरी नहीं हुई। तो अब एक ऐसा सफर है इस मुल्क का जहां पे इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट्स के अंदर है, जहां पे स्टेट बैंक का गवर्नर, आप कैसे मुमकिन है किसी मुल्क के अंदर कि एक IMF का एक बंदा हो जो इजिप्ट के अंदर उसको यहाँ पे फुल पावर्स के साथ दिया हो, यहाँ पे लगाया हुआ हो। तो इसका मतलब है कि IMF जो है अपनी कंडीशंस सख्ती से इंप्लीमेंट कर रहा है। दूसरा, शौकत तरीन साहब का, मैं इतना इकोनॉमी पे आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन इतना तो मुझे और आपको पता है आरफा, जब ये कहते हैं कि जी 200 बिलियन 343 बिलियन रुपीस में से वापस हो जाएंगे टैक्सेस, तो फिर क्या IMF दोबारा इनका गिरबान नहीं पकड़ेगी? कहेगी कि आपने रेवेन्यू जितना जनरेट करना था वो तो वादा ही आपने पूरा नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि आप आवाम से सच नहीं कह रहे। और ये भी हमारे आपके शोर मचाने से, आवाम के शोर मचाने से, लैपटॉप से, सोलर पैनल से, दूध, डबल रोटी, इनसे टैक्स हटाए। और रिफंड का भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। मैं ये समझता हूं कि IMF से नेगोशिएट नहीं किया, और खान साहब अगर अभी हाशिया नहीं लगाएंगे IMF की कंडीशंस, डोनर्स की कंडीशन और अपने वोटर्स और आवाम के दरमियान उनको क्या सहूलियात देनी है, तो फिर इसका मतलब है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा अगली मर्तबा खान साहब के लिए बयानियां लेके जाना। सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हम सब की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम स्टेट बैंक की जो ऑटोनॉमी का बिल है उसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जो स्टेट बैंक का तरमीमी बिल है, जो भी मुतवक्के है कि आज पार्लियामेंट से पास होगा, मगर ऑब्वियसली काफ़ी अरसे से इस बिल के ऊपर बहुत बहस हो रही है, बहुत बात हो रही है कि इसके साथ स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी है, गवर्नर स्टेट बैंक के जो इख्तियारात हैं वो किस हद तक बढ़ जाएंगे और वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है या नहीं। कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी थी 2 रोज़ कबल, उसके अंदर भी मंजूरी इस बिल की दे दी गई और 3 जो अहम तरामीम हैं वो भी उस वक्त इस बिल में की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो तरामीम एक्सेप्ट की गई हैं उसके अंदर ये भी शर्त है कि जो दोहरी शख्सियत वाला शख्स है उसको स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं लगाया जाएगा, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ साथ
جو مدت اپنی مکمل کر لیں گے گورنر اسٹیٹ بینک اور ڈیپیوٹی گورنر، وہ 2 سال تک ان اداروں میں کام نہیں کر سکیں گے جن سے وہ نیگوسیٹ کرتے رہے یا ڈیل کرتے رہے ہیں، اور پارلیمنٹ سمیت جو قائمہ کمیٹیز ہیں وہ گورنر اسٹیٹ بینک کو اپنے اجلاس میں طلب کر سکیں گی۔ یہ بھی اختیار دیا گیا ہے ان ترامیم کے تھرو۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق احسن اقبال صاحب اپوزیشن کے ایک ممبر ہیں، انہوں نے یہ بھی تجویز دی کہ ڈیپیوٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کو اس اسٹیٹ بینک بورڈ کا ممبر بنایا جائے، مگر حکومت نے اس کو رد کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ احسن اقبال صاحب نے مانیٹری اور فسکل پالیسی بورڈ کو ختم نہ کرنے کی بھی تجویز دی تھی، مگر اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف آبویسلی جو اتنی تنقید ہو رہی ہے اس کے اوپر وزیر خزانہ شوکت طرین صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ترمیمی بل ہے منظوری کے بعد، اس بل کی منظوری کے بعد اسٹیٹ بینک کی جو خود مختاری ہے اس پر کوئی زد نہیں آئے گی، اور حکومت جو ہے وہ اس نے تو جواب دہ بنا دیا ہے اسٹیٹ بینک گورنر کو پارلیمنٹ کے سامنے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ اگر حکومت کو محسوس ہوا کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے اختیارات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو پھر ایک نئے قانون کے ذریعے ان کو کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ سارے معاملے پہ، اس کنٹروورسی پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ثاقب شیرانی صاحب ماہر معاشیات ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ ثاقب صاحب، بہت بحث ہوئی ہے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو بل ہے، میرے خیال میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پچھلا پورا سال یہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے وقتاً فوقتاً۔ آپ سر اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ the two sides of debate are there۔ ایک طرف یہ ہے کہ اختیارات بہت زیادہ دے دیے ہیں، جو اب اسٹیٹ بینک گورنر ہیں وہ IMF کے ایک وائس رائے سے ہوں گے پاکستان کے اندر، وہ پاکستانی معیشت کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھیں گے، لوگوں کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھیں گے، اور دوسری طرف آبویسلی جو حکومت کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ اٹانومی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اینڈ یہ بھی ضروری بھی بہت ہے، اکانومی کے لیے بھی اچھی ہے، اینڈ آبویسلی IMF کی شرط بھی ہے۔ شکریہ عارفہ۔ دیکھیے، اس کی حکومت کی بات کچھ حد تک تو درست ہے کہ جو انٹینٹ ہے اس بل کے پیچھے، اس سے جو زیادہ اختلاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انٹینٹ یہ ہے کہ ہمیں ایکسپیرینس، بیسٹ پریکٹس اور اکنامک لٹریچر یہ بتاتا ہے کہ جو خود مختار ادارے ہوتے ہیں وہ بہتر پرفارم کرتے ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ان کی پالیسیز کی وہ بہتر ہوتی ہے، ان کی پرفارمنس بھی۔ اور خاص طور پہ سینٹرل بینک جو ہے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا پاکستان کے حوالے سے، خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب کے ٹائم پہ، کہ جو فائنانس منسٹری تھی وہ حاوی تھا اسٹیٹ بینک کے اوپر، اور اسٹیٹ بینک روپے کی قدر کو جو ہے وہ اپنے ایک منطقی اس پہ ویلیو پہ رکھنا چاہتی تھی، مگر فائنانس منسٹری نے ایک اوور ویلیوڈ اور آرٹیفیشل ایکسچینج ریٹ رکھا، جس کی وجہ سے 2018 میں بہت بڑا ایک بحران پاکستان کی معیشت کو پیش آیا۔ تو یہ انٹینٹ تو درست ہے، مگر جو ایکسٹینٹ ہے بل میں، اس میں میرا خیال ہے کافی جائز حد تک جو ہے وہ خدشات تھے اور لوگوں کا ابہام تھا کہ ایک تو جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ گورنر صاحب کیونکہ خود IMF کی طرف سے ہی آئے ہیں، تو ایک ایلیمنٹ سیلف ڈیلنگ کا بھی تھا کہ IMF کا ایک نمائندہ جو ہے وہ IMF کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک کی ترامیم جو ہے بل میں وہ انہوں نے پیش کی ہے۔ ایک تو یہ ایک پرابلم تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو اسٹیٹ بینک گورنر ہوں گے وہ نہ پارلیمان کو نہ کوئی اور اکاؤنٹیبلٹی اداروں کو وہ جواب دہ ہوں گے، تو وہ ایکسٹینٹ جو تھی ان کی اپنی خود مختاری کی، وہ بھی ایک کویسچنیبل چیز تھی جو کچھ حد تک میرا خیال ہے حکومت نے کلو بیک کی ہے۔ اور ثاقب صاحب ادھر if I may interrupt you because حکومت جب بھی یہ تنقید ہوتی ہے تو شوکت طرین صاحب ہوں یا کچھ اور ہو تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو بورڈ ہے اس کے زیادہ تر ممبرز حکومت خود نامنیٹ کرے گی اور فیصلے اسٹیٹ بینک گورنر نے نہیں بورڈ نے کرنے ہیں۔ کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ دس از واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، کہ فرق وہ ڈالا گیا ہے اٹانومی پہ اس طرح کر کے؟
देखिए बोर्ड, ये बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी बोर्ड को, मगर बोर्ड जो है वो इंतजामी अमूर पे ज्यादा बात करेगी, फैसले लेगी, ना कि पॉलिसी के हवाले से। जो तरामीम में जो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील दी गई है, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो गवर्नर साहब और डिप्टी गवर्नर्स पे और स्टेट बैंक के अपने स्टाफ के ऊपर, एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर्स हैं बोर्ड के, जो स्टेट बैंक के अपने लोग होंगे, वो उनके ऊपर जो है मुश्तमिल होगी। तो दो हिस्से हैं इसके। बोर्ड जो है वो इंतजामी उमूर पे बात करेगा या अपनी राय देगा या फैसले लेगा, और जो पॉलिसी के दायरा अख्तियार है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास होगा, जो स्टेट बैंक के पास ही होगा। साकिब साहब, ये भी बहुत बात होती है या तनकीद अब हो रही है कि जी जो ड्राफ्ट किया गया है कानून, उसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत अहमियत दी गई है और इन्फ्लेशन को देखना है गवर्नर ने। जो ग्रोथ का इशू है वो एक सेकेंडरी है, तो वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे और वो सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी को, इंटरेस्ट रेट्स को, इन्फ्लेशन को देखेंगे, और इससे ओवरऑल मईशत का नुकसान होगा। और इधर कोई हुकूमत की तरफ से या फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से उनके ऊपर इन्फ्लुएंस भी नहीं डाला जा सकता। ये आपके ख्याल में एक वैलिड क्रिटिसिज्म है? जो पहला मुजवजा था ना, मसवदा था, जो ड्राफ्ट था, उसमें वाकई हम जो प्रपोज किया था गवर्नर साहब ने या IMF ने कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग के ऊपर पाकिस्तान जाए फ्रेमवर्क स्टेट बैंक, और उसका एक ही मकसद हो, और वो ये हो कि अफराद ज़र को कंट्रोल में लेके आए, प्राइस स्टेबिलिटी को। मगर जो तरामीम आई हैं उसमें जो बैलेंसिंग हुई है वो अच्छी बात है कि उसमें 3 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तीनों को मद्देनजर रखा हुआ है। प्राइस स्टेबिलिटी को अहमियत दी गई है, मगर गवर्नमेंट की जो बाकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के हवाले से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी मद्देनजर रखा गया है। सो इट्स नॉट कंप्लीटली वन साइडेड जैसे पहला ड्राफ्ट था, अभी कुछ बैलेंसिंग हो चुकी है इसमें। बट डू यू थिंक दिस बैलेंसिंग इज इनफ? या इसमें भी सर, ये मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, अब लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। मैं ये सवाल इसलिए पूछूं बिकॉज एज आई सेड कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बहस तो हो रही है इस बिल के ऊपर, तो जो तनकीद भी होती है उसके भी दो पहलू हैं। एक तरफ से तनकीद ये होती है कि जी ये ये कंस्पिरेसी है, पाकिस्तान की मईशत को हाईजैक और हॉस्टेज रखने की कोशिश है। मगर दूसरी तरफ एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि बिल को अच्छे तरीके से ड्राफ्ट नहीं किया गया, तो बहुत से जो मसाइल हैं वो ड्राफ्टिंग की वजह से भी रह गए हैं। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि आपके ख्याल में यहाँ कौन सा प्रॉब्लम जो है वो होगा, कि एक कंस्पिरेसी कोई यहाँ है या ड्राफ्टिंग के भी मसाइल हैं जो पाकिस्तान में अमूमन कवानीन बनाने के वक्त पे होते हैं। नहीं, बात आपकी दुरुस्त है, मगर क्योंकि ये ड्राफ्टिंग बड़ी केयरफुली हुई वाशिंगटन DC में बैठ के IMF की तरफ से, तो मेरा ख्याल है ड्राफ्टिंग के मसाइल कम हैं और जो इंटेंट IMF की तरफ से जाहिर हुई है उसके वो ज्यादा इसमें शामिल है। बट आई थिंक ये सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे ये केयरफुली वेट होता अगर पार्लियामेंट्री कमिटीज की स्टेज पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, तो ये शायद मसाइल पहले ही एड्रेस हो जाते। बट अभी जो मैंने मुसवदा देखा है जो नेशनल असेंबली की वेबसाइट के ऊपर है, उसमें लगता है कि कुछ हद तक बैलेंसिंग हो चुकी है। जो मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से खदशात जाहिर किए गए थे उनको अकोमोडेट किया गया है। ऑब्वियसली जो दो बड़ी चीजें जो IMF पुश करना चाह रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बोरो ना कर सके स्टेट बैंक से, वो तो कायम है, और दूसरा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कोई अमल दखल ना हो स्टेट बैंक के अफेयर्स में, वो भी कायम और दायम है। तो ये दो चीजें तो हैं इसमें अनफॉर्चुनेटली। मगर वो जो एंड डू यू थिंक सर कि ये एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए हो सकता है, ये जो कंडीशन है कि बोरो ना किया जाए, बिकॉज ये ऑब्वियसली बहुत
دفعہ تنقید ہوئی بھی ہے اور وزیر خزانہ نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم بھائی پچھلے 3.5 سال سے تو بورو نہیں کرتے رہے اسٹیٹ بینک سے، سو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. مگر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ دس از این ایشو بیکاز اس کے بعد مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم کمرشل بینک سے حکومت بورو کر رہی ہے اور وہ زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے. دیکھیے عام حالات میں تو یہ اچھی بات ہے عاطفہ کہ کوئی منسٹری آف فائنانس یا گورنمنٹ جو ہے وہ سینٹرل بینک سے بورو نہ کرے، کیونکہ اس سے جو ہے نوٹ پرنٹنگ ہوتی ہے اور افراد زر میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے. مگر یہ کمپلیٹلی کوئی حکومت نہیں یہ دروازہ بند کرتی ہے، سمپلی بیکاز خدا نہ خواستہ لیٹ سے پاکستان کوئی جنگ کی حالت میں ہو. اب جنگ کی حالت میں آپ ٹی بل کی آکشنز کر کے تو یا منی بل لے کے تو 3 مہینے کے بعد آپ ٹیکسز تو نہیں ریز کریں گے، ریونیوز. آپ کو امیڈیٹلی ریونیوز چاہیے یا آپ کو فائنانسنگ چاہیے، اور وہ فائنانسنگ کی صورت جو ہے وہ سینٹرل بینک کی پرنٹنگ ہی ہوتی ہے. تو یہ دروازہ کمپلیٹلی بند کرنا جو ہے یہ میرے نزدیک درست نہیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.